बिग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं 12 से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर किसान के थैले को काट कर लाखों की चोरी करने का मामला सामने आया है। 12 के छिपा बड़ौद कस्बे में स्थित बैंक में चोरी हुई। केसीसी के रुपये निकालने के लिए किसान पहुंचा था। रुपए निकालकर थैले में किसान ने रखे ही थे कि पास में खड़ी 2 महिलाओं ने थैला काट लिया। थैला काटकर 1 लाख रुपए लेकर महिलाएं फरार हो गई। ये पूरी वारदात उस वक्त सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस फिलहाल दर्ज कर लिया है और मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल तेज कर दी है। विपिन तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, चूंकि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया है जिसमें साफ तौर पर दिख रही हैं 2 महिलाएं किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दे रही हैं, इन महिलाओं के बारे में अब तक कोई क्लू पुलिस लगा पाई है? बिल्कुल, सीमावर्ती इलाका है मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ और मध्य प्रदेश के कुछ संगठित कह लीजिए कि आपराधिक किस्म के परिवार हैं, जिनके परिवार में जो है पुरुष भी और महिलाएं भी यही काम करती हैं। और कई बार जो आसपास का इलाका है, इस क्षेत्र का छपरा, छिपा बड़ौद, बापचा वगैरह, यहाँ पर जो है दुकानों से अक्सर या तो चोरी छुपे तेल के पीपे उठा लेना या अन्य सामान उठाना या बैंकों में चोरी कर लेना, छोटे बच्चे भी यहाँ पर्स वगैरह चुरा लेना, इस तरह के अपराध में लिप्त पाए गए हैं। तो पुलिस का जो शक है पूरी तरह जो है मध्य प्रदेश का जो इलाका है, बॉर्डर इलाका है, उस क्षेत्र की ये महिलाएं लग रही हैं। और हालांकि इनका सीसीटीवी फुटेज में और पूर्व पुलिस रिकॉर्ड नहीं मिला इन महिलाओं का, क्योंकि जिनको दिखाया गया आसपास जो अपराधी जो इनका मिलान किया गया, कोई इस तरह का रिकॉर्ड मिला नहीं है। लेकिन प्राथमिक जांच में विपिन अब तक क्या सामने आया है? क्या किसी खास गैंग से ताल्लुक रखती है महिला? दूसरे सवाल ये कि देखिए, जो चोरी हुई है वो बैंक में हुई है, तो जाहिर तौर पर जहां पर गार्ड तैनात रहते हैं, तमाम बैंक अधिकारी घूमते रहते हैं, उस बीच इस तरीके की चोरी का मामला सामने आना ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई सवाल सुरक्षा पर भी खड़ा करता है। बिल्कुल, इसमें लापरवाही बैंक की नजर सामने आ रही है। जो अभी पता चला है कि जांच में पता चला है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस टाइम बैंक पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था और इसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाया इन शातिर महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि इन्होंने तय किया होगा कि इसके अंदर गार्ड नहीं है और इनको चोरी करना जो है यहाँ सुरक्षित रहेगा। तो यही सोचकर ये महिलाएं आई और महिलाओं ने जो है एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी सुरक्षा चूक ये कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात आरएसएस की करते हैं। दरअसल जयपुर में आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम आज से शुरू होने जा रहा है। देश में सेवा कार्य से जुड़ी हुई तमाम संस्थानों के प्रतिनिधि जामडोल स्थित केशव विद्यापीठ पहुंचेंगे और सेवा कार्य की समीक्षा करेंगे। भविष्य में सेवा विस्तार पर चर्चा भी की जाएगी। इस संगम का उद्घाटन आपको बता दें कि सर संचालक मोहन भागवत करने वाले हैं। सेवा संगम में आदिवासी मौजूद होंगे, वनवासी के कल्याण से जुड़ी हुई तमाम जो संस्थानें हैं उनके साथ जरूरतमंदों के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। करीब 3000 प्रतिनिधियों के जयपुर पहुंचने की संभावना है, जिनमें राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेशनाथ, संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले, राजसमंद सांसद दिया कुमारी सहित तमाम लोग शामिल होने आ रहे हैं। बाबूलाल घायल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, चूंकि आज राष्ट्रीय सेवा संगम की शुरुआत होने वाली है, कितने बजे उद्घाटन होगा? मोहन भागवत के पहुंचने की क्या जानकारी? क्या वहां पे नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है? तमाम संस्थानों का जो प्रतिनिधि पहुंच रहे थे उनको लेकर क्या अपडेट? बाबूलाल, आपको ऑडियो मिल रहा है? हम रुक करेंगे बाबूलाल का, लेकिन अब दर्शकों को बता दें कि आरएसएस के लिए आज महत्वपूर्ण है दिन, चूंकि आरएसएस का राष्ट्रीय सेवा संगम आज से जयपुर में शुरू होने जा रहा है। बकायदा मोहन भागवत इस सेवा संगम की शुरुआत करेंगे उद्घाटन के साथ, और भविष्य में कैसे सेवा विस्तार किया जाए, चूंकि लगातार आरएसएस ये दावा करता रहा है कि वो एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता है। बाबूलाल घायल एक बार फिर हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए। बाबूलाल, क्या अपडेट, कितने बजे सेवा संगम की शुरुआत होने वाली है? मोहन भागवत पहुंचे हैं, उनको लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी, सेवा संगम का जो कार्यक्रम है वो आज शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। विधिवत रूप से कल इसकी शुरुआत होगी। आज देश भर के जो सेवा कार्य से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं वो आज पहुंचना शुरू हो गए हैं और कल सुबह तक कम से कम 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि जयपुर पहुंच जाएंगे।
जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें जो सेवा के कार्य चल रहे हैं उनमें काम करने वालों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बुलाया है और ये संघ के साथ में मिलकर के काम करते हैं। संघ स्वरोजगार पर बहुत ज्यादा जोर देता है और पिछले साल ही उन्होंने कोई 25,000 लोगों को रोजगार दिया है। तो जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं लोगों का जीवन स्तर बदलने में, लोगों को मुख्य धारा में लाने में और लोगों को रोजगार देने में, तो उन संगठनों का सम्मान होगा। उन लोगों को 3 दिन संघ के सेवा संगम में बोलने का मौका मिलेगा। किस तरह से ज्यादा लोगों को इस काम से जोड़ा जा सकता है उस पर भी संघ का पूरा ध्यान है। कई बड़े जो लोग हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। कार्यक्रम में आ रहे हैं, आ रहे हैं जी, बड़ी संख्या में तो संघ के सेवा कार्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि आरएसएस लगातार ये दावा करती रही है कि वो सामाजिक संस्था है और किस तरह से सामाजिक कार्य को बढ़ावा दिया जाए, खासतौर पर पिछड़े इलाकों को लेकर ये एक जो सेवा संगम है उसकी बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। नजर बनाए रखिएगा बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मोहन भागवत का संबोधन में क्या कुछ खास रहता है, क्या संदेश देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो केशव विद्यापीठ में आपको बता दें कि तमाम सेवा संस्थानों से जुड़े हुए प्रतिनिधि आज शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3,000 की संख्या में प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ साथ मोहन भागवत के भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है, शाम तक वो पहुंचेंगे। दरअसल शाम को आज उद्घाटन होना है सेवा संगम का, लेकिन जो विधिवत रूप से शुरुआत होगी वो कल होगी। और बीजेपी के लिए आज खास दिन है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का आज अपना 44वां स्थापना दिवस और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे।
तो 43 की आज बीजेपी हो गई है और इस मौके पर आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन में झंडा फहरा दिया। इसी के साथ बीजेपी स्थापना दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जेपी नड्डा के अलावा तरुण चुग, सुनील बंसल और कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस डिजिटल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारे जुड़े हुए सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं स्थापना दिवस पर अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्तता के बावजूद जब भी पार्टी के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस आज मना रही है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी स्थापना दिवस प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने झंडा फहराकर किया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कमल संकल्प अभियान की भी आज से शुरुआत की गई है। प्रदेश के सभी 1126 मंडलों में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज का दिन बड़ा गौरवशाली दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 43 वर्ष का सफर बड़ा गौरवशाली पूरा किया है। आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, जो विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के अंदर लगातार 9वें साल तक शासन कर रही है, लगातार 9 वर्ष हो गए। विश्व के सबसे बड़े नेता, अभी ताजा सर्वे मॉर्निंग कंसल्ट ने जिनको सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब दिया, नरेंद्र मोदी जी इस विशाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। हम अपने उन पुरोधाओं को, जिनके संघर्ष की बुनियाद पर ये पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया है, उन्हें याद भी करेंगे, उनके रास्तों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। आम कार्यकर्ता पार्टी का सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद, उस पद के अनुसार हम सब लोग मिलकर इस पार्टी के वैभव को, पार्टी की रीति को, पार्टी की नीति को, पार्टी के दर्शन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्थापना दिवस पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आओ हम एक संकल्प के साथ, पंचनिष्ठाओं के साथ आगे बढ़ें, देश के वैभव को ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाएं। विश्व गुरु का खिताब फिर हिंदुस्तान को मिले। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के सपनों को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। सबको शुभकामनाएं। तो पार्टी के लिए आज खास दिन है, लिहाजा बीजेपी ऑफिस पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त बीजेपी की तरफ से चलते वहीं बस्तियों में सेवा कार्य से लेकर हमारे ओबीसी प्रतिनिधियों के सम्मेलन से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ अध्यक्ष तक को पहचान पत्र वितरण करना जैसे अनेक कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में लिए हैं। इसके अलावा मन की बात का 100वां संस्करण इसी माह के अंत में है, तो उसको भी बहुत प्रभावी रूप से, क्योंकि सिर्फ पार्टी नहीं, देश के लोग, आम जन भी उससे जुड़े हैं। उससे जुड़े कई इनोवेशन, कई नवाचार माननीय प्रधानमंत्री जी उनको देश की जनता के सामने साझा करते हैं। तो वो मन की बात का कार्यक्रम भी 100वां संस्करण है, तो वो प्रभावी रूप से हो। इसके लिए चूंकि आज देश भर में और पूरे प्रदेश में उसको उत्सुकता से देश की जनता और प्रदेश की जनता सुनती है, तो 100वां संस्करण विशेष रूप से होगा। अखिल जी, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में पोस्टर बैनर लगना शुरू हो गया है। आप देखिए, निश्चित रूप से अभी चूंकि सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार में 9वां वर्ष है, और ऐसे में जो हमने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया और उस पे इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया। जब मैं जयपुर से चित्तौड़ और चित्तौड़ से वापस जयपुर आया तो अनेक योजनाओं के पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे, और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अनेक काम जिसके अभी तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इतिहास देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनेक कामों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसका एक
छोटी सी झलक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चर्चा में वक्तव्य में कही। इसके अलावा भी अनेक विकास कार्य हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर की योजनाओं के अलावा भी उस जिले में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस मंडल में क्या काम हुआ, इसको लेकर भी 9 वर्ष होने पर वो सारे कार्यक्रम और सारी योजनाएं होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से लगाएंगे। सीपी साहब, मोदी जी ने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पे पार्टी स्थापना दिवस मना रही है, हम हनुमान से प्रेरणा लेते हैं। आप किस तरह की प्रेरणा लेंगे हनुमान जी की जन्म जयंती के ऊपर आज बोले मोदी? देखिए, ये सब कार्यकर्ता एक हनुमान के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, और जो सेवा का भाव, जैसा कहा ना, हनुमान जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, वैसे ही राजस्थान की जनता के लिए भी ये कार्यकर्ता जिस प्रकार से, चूंकि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव माना है, और देश की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस का 10,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में दरअसल रहकर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। यह आरोपी सोशल मीडिया पर खुलेआम आपराधिक पोस्ट भी किया करता था। आरोपी से एमजी ड्रग्स लेने आए इंदौर के 3 युवक भी गिरफ्तार हुए हैं। डीएसटी और अरनौर थाना पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक इनामी बदमाश जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था, मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रतापगढ़ में रहकर ड्रग्स की सप्लाई का काम कर रहा था यह आरोपी। बाकायदा सोशल मीडिया पर आपराधिक पोस्ट भी खुलेआम किया करता था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाड़मेर से अगली खबर है, जहां पर जसोल थाना पुलिस की हिरासत से फरार हो गई महिलाओं का ये मामला 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक दोनों महिलाओं को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। पुलिस हिरासत से फरार होने पर कांस्टेबल सहित 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। दोनों महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर कोटपुतली के चमनपुरा की रहने वाली बताई जा रही है दोनों महिलाएं, और फिलहाल इन्हें पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये 2 महिलाएं, आपको बता दें कि पुलिस की हिरासत से भाग निकली और आखिरकार एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली। ये महिलाएं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। प्रेमदान हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, आखिरकार कैसे महिलाएं चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से फरार हुई, ये बताएं, और आखिरकार पुलिस अब इन्हें पकड़ने के लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जसोल मंदिर के अंदर चोरी की संदेह पर इन दोनों ही महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था 151 के तहत, और उसके बाद में देर रात जब ये महिलाएं थाने से फरार हुई, उस समय रात्रि को करीब 3:35 हुए थे जब ये चकमा देकर भागी। उसके बाद में लगातार पुलिस की टीमें इनकी तलाश कर रही है, और एक जो टीम है पुलिस की, वो इनके गांव जो कोटपुतली है, कोटपुतली के पास चमनपुरा निवासी ये दोनों ही महिलाएं शातिर बदमाश है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में महिलाओं के गहने चुराने का इनके ऊपर आरोप है। तो ऐसे में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन थाने के लेवल पर बड़ी लापरवाही हुई है। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल सहित एक महिला कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को इस मामले में निलंबित भी किया है। साथ ही इनके खिलाफ पुलिस ने अलग से एक मामला दर्ज किया है कि पुलिस हिरासत से भागने के मामले में, तो उस मामले में पुलिस जांच कर रही है, और साथ ही टीमें अलग अलग बना करके इनकी तलाश जारी है। जी, क्या कहना है पुलिस का प्रेमदान, कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी इन महिलाओं की? क्योंकि काफी किरकिरी पुलिस की हो चुकी है, हालांकि कार्रवाई की बात अलग है, कही जा सकती है कि कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया। देखिए, किरकिरी पुलिस की इसमें संभवतः हुई है, इसमें कहने की बात नहीं है। 2 महिलाएं जो पुलिस हिरासत से भाग जाती है, तो अपने आप में ये बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर उठता है, लेकिन टीमें बना करके महिलाओं के गांव तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो एसएचओ है वो कोटपुतली पहुंच चुकी है, और टीम के साथ में, उसके साथ ही अलग अलग टीमें कई जगह दबिश दी जा रही है। अब देखना होगा कब तक इन दोनों महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तैयारी है चीन के सीमा के पास दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप लगाने की, काम जोरों पर है। भारत के वैज्ञानिकों का मानना है कि उदयपुर की सौर वेधशाला में लिया गया अनुभव पैंगोंग लेक पर काफी काम आएगा। पैंगोंग लेक पर दुनिया की सबसे बड़ी सोलर टेलीस्कोप लगाने का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि अभी भारत की सबसे बड़ी 50 सेंटीमीटर की टेलीस्कोप उदयपुर के फतेह सागर झील के बीच में बनी और सौर वेधशाला में स्थापित है।
यहाँ से सूर्य की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, जो पूरी दुनिया के सौर वैज्ञानिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। वैज्ञानिक इस बात से भी खासे खुश हैं कि भारत सरकार की मदद से ही अब वैज्ञानिक भी चीनी सीमा पर भारत का झंडा फहराने की तैयारी कर चुके हैं। ये 1975 में प्रोफेसर अरविंद भटनागर जी ने स्थापित की थी और इसमें अभी जो ये 50 सेंटीमीटर टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया, उसके वो भी आदित्य L1 मिशन में एक बहुत बड़ी भागीदारी करने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन देने वाला है और ये उस वेवलेंथ पे देने वाला है जिसको कि आदित्य L1 पर कैप्चर नहीं कर सकता। तो चीन की सीमा पर भारत का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट की तैयारी। देश दुनिया की बता दें कि सबसे बड़ी सोलर ऑब्जर्वेटरी बनने की तैयारी हो रही है। पेंगोंग के पास, चीन की सरहद के पास इसका अध्ययन होगा। सूर्य का अध्ययन, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर दूरबीन लगाई जाएगी पेंगोंग में और लेक के पास उदयपुर की सौर वेधशाला ये महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। उदयपुर सौर वेधशाला का अनुभव काम आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में 2 बड़े कामों का उद्घाटन होना था, जिसमें पहला वंदे भारत, जो कि अजमेर से वाया जयपुर होते हुए दिल्ली चलनी थी, और दूसरा जयपुर जंक्शन के बाद नंबर 2 पर सबसे बड़े रेलवे स्टेशन खातीपुरा का उद्घाटन होना था। लेकिन ना वंदे भारत अब तक चली है और ना ही खातीपुरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। NWR ने मार्च के अंत तक खातीपुरा रेलवे स्टेशन की शुरुआत करने का ऐलान किया था, लेकिन वो तारीख एक बार फिर से खिसक गई है। अब मई के अंत तक बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन को शुरू किया जा सकता है। मार्च के अंत तक न केवल खातीपुरा रेलवे स्टेशन को शुरू होना था, बल्कि 31 मार्च से अप्रैल के स्टार्ट में ही वंदे भारत को भी चलना था। वंदे भारत इस समय ट्रायल रन पूरा होने के बाद अजमेर की पटरियों पर खड़ी है और हरी झंडी की बात जो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, खातीपुरा बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, तारीख किसी को नहीं पता। खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और इस पे जो संसाधन और जो पैसेंजर रिलेटेड सुविधाएं हैं वो भी लगभग पूर्ण होने को है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस खातीपुरा टर्मिनल स्टेशन, जिसकी परिकल्पना ही इसलिए की गई है कि जयपुर जंक्शन पे जो यात्री भार और यात्री ट्रेनों की जो अधिकता हुई है उसको देखते हुए टर्मिनल स्टेशन शुरू किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि अप्रैल माह में ये सारे काम कंप्लीट करके जल्द ही इस टर्मिनल स्टेशन को शुरू किया जाएगा। तो वंदे भारत के चलने से पहले ही वंदे भारत को लेकर नया विवाद भी सामने आया है। दरअसल नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने जयपुर DRM ऑफिस पर जाकर प्रदर्शन किया, मांग उठाई कि वंदे भारत का वर्किंग ऑपरेशन जयपुर मंडल को सौंपा जाए। NWREU की दलील है कि वंदे भारत का कुल जो रन है वो 443 किलोमीटर का है और इसमें 354 किलोमीटर मदास से रेवाड़ी जयपुर मंडल के तहत आता है। लिहाजा जब पूरी रेल का लगभग सारा हिस्सा ही जयपुर मंडल के तहत चलेगा तो रेल से जुड़े सारे अधिकार भी जयपुर मंडल के पास ही होने चाहिए। चूंकि वंदे भारत अजमेर से चलेगी तो फिलहाल ये तय नहीं किया गया है कि वर्किंग अजमेर के पास होगी या फिर जयपुर के पास। उधर अजमेर मंडल की मांग है कि वर्किंग अजमेर के पास रहनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है, जहां पर शिक्षकों की लेट लतीफी पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल पर ताला जड़कर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। विरोध प्रदर्शन कर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सनोदिया का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि 5 शिक्षकों में से 4 शिक्षक दूसरे गांव से आते हैं और अब यहां पर लेट लतीफी को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा शिक्षकों और स्कूल के खिलाफ खोल दिया है। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण पहुंचे और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, सरकारी स्कूल व्यवस्थाओं को लेकर तो पहले ही बदनाम थे, अब लेट लतीफी जो शिक्षकों के सामने आई है उसको लेकर ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा है, क्या मांग यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ी खबर टोंक जिले के मालपुरा से आ रही है। शिक्षकों की लेट लतीफी के बाद ग्रामीणों का यहाँ गुस्सा फूटा है।
स्कूल के जो मेन गेट है उसको लॉक कर दिया है और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल 5 शिक्षकों का स्टाफ है, जिसमें एक यानी उसी गांव का है और 4 जो शिक्षक है वो बाहर से आते हैं। उनको जब यानी उल्हाना देने के लिए या उनको समझाने के लिए कहा गया तो उन शिक्षकों का जो रवैया है वो पूरा बदल गया था ग्रामीणों के लिए। उसके बाद ग्रामीणों ने आज इनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए स्कूल के गेट पर यानी ताला लगा दिया और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उपखंड प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है अब समझाइश के लिए मौके पर मालपुरा के यानी समझाइश में कामयाबी मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप ये देख सक रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन जो है गांव वाले कर रहे हैं। लेट लतीफी का ये पूरा मामला शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। और हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।